स्वागत है आपका हमारे इस बिल्कुल नए शो जिसका नाम है एजेंडा फुल एंड फाइनल। जी हां, सुबह सुबह देश और दुनिया की हर खबर होगी आपके सामने पूरे विश्लेषण के साथ, बिल्कुल नए अंदाज में। तो इस शो में खबरों की रफ्तार भी है और खबरों का विस्तार भी है। खबर चाहे देश की हो, दुनिया की हो, अगले 15 मिनट में हम आपको हर वो बड़ी खबर दिखाने जा रहे हैं। पूरे दिन का जो एजेंडा तय करेंगे, एजेंडा सेट करेंगे। शुरुआत पहली बड़ी खबर के साथ। ब्रेकिंग न्यूज, केजरीवाल को राहत या जेल, इस पर होगा फैसला। आज दिल्ली की हाई कोर्ट में इस पर सुनवाई हो चुकी है और फैसला आ जाना है। ईडी की गिरफ्तारी के खिलाफ है आज याचिका, जिस पर आज फैसला आ सकता है। तो बड़ी खबर है आज की, जिस पर रहेगी नजर। तो गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल की याचिका को लेकर कोर्ट में क्या दलीलें रखी गई, जल्दी से उसको भी देख लेते हैं, क्या आर्गुमेंट्स रखे गए हैं। तो देखिए, गिरफ्तारी की याचिका जो थी उसके खिलाफ, उसको लेकर फैसला आज होना है। क्या क्या दलीलें दी गई हैं, जल्दी से इस पर नजर डालिए। देखिए, सिंघवी जो कि केजरीवाल की तरफ से पक्ष रख रहे थे कोर्ट में, उन्होंने क्या क्या दलीलें दी। अब तक चुनाव के बीच गिरफ्तारी क्यों, यह सवाल उठाया है। तो ईडी ने जवाब दिया है, चुनाव के आधार पर छूट का दावा नहीं किया जा सकता है। यह जवाब है ईडी का। केजरीवाल की तरफ से क्या कहा गया है, सिंघवी की दलीलें क्या हैं, चुनाव में हिस्सा लेने पर रोका जा रहा है। तो ईडी का जवाब है, सीएम और आम आदमी पार्टी के लिए कानून एक जैसा है, अलग अलग कानून नहीं हो सकते। तो देखिए, ये दलीलें दी गई हैं। बड़ी बातों पर भी गौर करें। कोर्ट में 5 घंटे तक बहस चली, दोनों पक्षों ने अपने अपने तर्क रखे। 3 अप्रैल को फैसला सुरक्षित रख लिया गया था कोर्ट की तरफ से, और आज वो दिन है जब फैसला सुनाया जाएगा। सुनवाई पूरी हो चुकी है, दोनों पक्षों की तरफ से दलील पूरी हो चुकी है। 21 मार्च को गिरफ्तारी हुई थी और तब से लेकर लगातार अलग अलग तरीके से इस मामले में लिटिगेशंस आई हैं। जीत भाटिया हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए। जीत, कितने बजे तक कोर्ट की तरफ से आदेश, फैसला आ सकता है? बिल्कुल, देखिए, आपको बता दूं कि इस मामले में कोर्ट की तरफ से आज दोपहर 2:30 यानी कि 2:30 बजे इस मामले में जस्टिस स्वर्ण कांता हैं, उनकी कोर्ट इस मामले में फैसला सुनाएगी। और अरविंद केजरीवाल की इस तरीके से 21 मार्च को आबकारी मामले में गिरफ्तारी हुई थी, उस गिरफ्तारी को चैलेंज किया गया। उसके बाद 22 मार्च को जब उनको राजधानी कोर्ट ने रिमांड पर भेजा था, उसको चैलेंज किया और कहा कि ये पूरी जो गिरफ्तारी है ये गलत तरीके से हुई है, इसका मकसद उन्हें चुनाव से रोकना था, आम आदमी पार्टी को तोड़ना था। तमाम जो दलीलें हैं वो यहाँ पर अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से दी गई थी और काफी लंबी इसमें जो सुनवाई हुई थी। उसके बाद में 3 अप्रैल को मामला कोर्ट ने सुरक्षित रख लिया था। अब आम आदमी पार्टी की जो उम्मीदें हैं वो इस पर टिकी हुई है कि क्या कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को राहत मिलती है। तो फिलहाल अरविंद केजरीवाल 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में है। चलिए जितेंद्र, नजर आप बना रखें। शुक्रिया आपका इस अपडेट के लिए, जानकारी के लिए। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। आम आदमी पार्टी नेता दुर्गेश पाठक से ईडी पूछताछ करेगी। सोमवार को 4 घंटे तक ये पूछताछ हुई है और केजरीवाल के सचिव विभव से भी सवाल किए गए हैं। चुनाव में घोटाले के पैसे खर्च करने पर सवाल जवाब हुआ है। और चलिए अब आपको सुनाते हैं कि दुर्गेश पाठक से हुई ईडी की पूछताछ पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी नेताओं का क्या कहना है। सीधा सीधा वो ये कह रहे हैं कि हम जेल का खेल खेलेंगे और चुनाव जीत जाएंगे। तो हम उनसे कहना चाहते हैं, बेबुनियाद आरोपों में ये जो नोटिस भेजे जा रहे हैं, इनका कोई सिर पैर नहीं है। और अब तक आपको भी पता है 250 से ज़्यादा रेड हो गई। कोर्ट पूछ रहा है, तभी संजय जी को बेल मिली, कोर्ट पूछ रहा है कि भाई एविडेंस कहाँ है, प्रमाण क्या है, सबूत है, कोई सबूत नहीं दे पा रहे हैं। दुर्गेश पाठक का नाम किसने लिया था? आतिशी ने शायद। तो जांच अभी चल रही है, देखिए कहाँ जाती है। दिल्ली की जनता इनके वोट पर चोट देने वाली है। वो इनके भ्रष्टाचार का जवाब वोट पर चोट देके देगी और आम आदमी पार्टी का दिल्ली से सुपड़ा साफ करेगी। तो आम आदमी पार्टी पर बढ़ता ईडी का शिकंजा। जी हां, दुर्गेश पाठक केजरीवाल के सचिव से सवाल जवाब हुए हैं। देखिए क्या है, आम आदमी पार्टी के पर शिकंजा जो कसा है उस पर क्या फैक्ट्स हैं। तो सोमवार को ईडी ने दोनों से लंबी पूछताछ की है और देखिए, शराब घोटाले का पैसा खर्च करने में भूमिका पर ये सारे सवाल जवाब हुए हैं। गोवा विधानसभा चुनाव में घोटाले का पैसा खर्च करने का इनके ऊपर आरोप है और यही वजह है कि ये पूछताछ की आंच यहां तक पहुंची है। गोवा में आम आदमी पार्टी के चुनाव प्रभारी थे दुर्गेश पाठक और यही वजह है कि चूंकि ईडी ने पहले ही कहा था, जब आरोप लगाए गए थे, तो गोवा में पैसा हवाला के जरिए पहुंचाया गया था और आप प्रभारी दुर्गेश पाठक थे वहां पर। और अब लोकसभा चुनाव में बीजेपी के एजेंडे को क्लियर करने वाली खबर आपके सामने, बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं।
नवरात्र में जारी होगा बीजेपी का संकल्प पत्र। जी हां, बड़ी खबर ये, जनता ने भेजे 5 लाख से ज्यादा सुझाव। घोषणा पत्र समिति की 2 बैठकें हो चुकी हैं। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पर फोकस रहेगा, यह भी बड़ी जानकारी सामने आ रही है। तो देखिए, नवरात्र में ही ये पार्टी का घोषणा पत्र, जिसे संकल्प पत्र कहा जाता है बीजेपी की तरफ से, वो जारी किया जाएगा। और आइए अब आपको बीजेपी के घोषणा पत्र समिति की बैठक की तस्वीरें दिखा दें। राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में पहली बैठक 1 अप्रैल को हुई और दूसरी बैठक 4 अप्रैल को। आपको बता दें कि अब घोषणा पत्र समिति की कोई बैठक नहीं होगी, यानी कि अब इंतजार है बीजेपी के संकल्प पत्र का। बीजेपी का संकल्प पत्र आएगा और देखना होगा कि उसमें क्या बड़ी बातें कही जाती हैं बीजेपी की तरफ से। चूंकि इस बार अगर देखा जाए, जो कहा जाए, जो थीम है वो है मोदी की गारंटी। प्रधानमंत्री लगातार अलग अलग मंचों से मोदी की गारंटी का जिक्र करते रहे, तो ये सवाल है कि इस बार के संकल्प पत्र में क्या क्या गारंटी रहेगी बीजेपी की तरफ से। और अब आपको कुछ एक्सक्लूसिव जानकारी दे दें कि मैनिफेस्टो कब आएगा और उसमें क्या क्या होगा। दरअसल 5 लाख लोगों ने इस संकल्प पत्र के लिए सुझाव भेजे हैं। वीडियो के माध्यम से 1.5 लाख अभी तक सुझाव मिले हैं। नमो ऐप के जरिए 40,000 सुझाव आए हैं। इस संकल्प पत्र में विकास, विकसित भारत, महिला, युवा, गरीब और किसानों पर फोकस है। मैनिफेस्टो का थीम मोदी की गारंटी 2047 तक विकसित भारत है। तो देखिए, देश भर के लोगों से सुझाव मांगे गए हैं मैनिफेस्टो तैयार करने के लिए, और ये है इस वक्त बीजेपी की स्ट्रेटेजी। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर आमोद राय हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। आमोद, अलग अलग मुद्दों को लेकर के सुझाव मांगे गए हैं देश भर के लोगों से, ताकि बीजेपी अपना संकल्प पत्र, घोषणा पत्र तैयार कर सके। अभी तक के सुझाव में प्रमुख तौर पर क्या शामिल हो सकता है घोषणा पत्र में? देखिए दीदी, जो जानकारी मिल रही है बीजेपी सूत्रों के द्वारा, उसके मुताबिक जो घोषणा पत्र बनाया जाएगा, जो बनकर लगभग तैयार है, क्योंकि इसमें थोड़े कुछ चीजों को और ऐड ऑन करना है और 16 अप्रैल को इसको जारी किया जाएगा। इसमें जो महत्वपूर्ण बातें हैं, जो जानने लायक बातें हैं, वो ये है कि मोदी की गारंटी के थीम पर ये बनाया गया है और सोशल, सामाजिक कल्याण पर ज्यादा फोकस होगा। ये खास करके जो हेल्थ इंश्योरेंस है, उसके एम्बिट में पूरे देश के ज्यादातर लोगों को लाने की कोशिश की जाएगी। और जैसा कि आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री ने दिसंबर के महीने में एक बार जब ये कहा था कि हेल्थ इंश्योरेंस बहुत जरूरी चीज है और पूरे देश में इसको लागू किया जाना चाहिए। अलग अलग सेक्टर के लोगों को इसको इसके अंदर लाना चाहिए। बिल्कुल आमोद, तो सुझाव लिए जा चुके हैं, बैठकें हो चुकी हैं, इंतजार होगा कि संकल्प पत्र में क्या क्या शामिल होता है। शुक्रिया आपका आमोद। और आज देखिए, बड़ी खबर है, आज 3 राज्यों के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे। यूपी, एमपी और तमिलनाडु का दौरा है प्रधानमंत्री का। यूपी के पीलीभीत में करेंगे चुनावी रैली, बालाघाट में जनसभा, चेन्नई में रोड शो। और अगली बड़ी खबर है, यूपी के रोहिलखंड के पीलीभीत और एमपी के बालाघाट और चेन्नई में पीएम मोदी का आज का दौरा काफी अहम होने वाला है। पीलीभीत वो सीट है जहां से वरुण गांधी की जगह जितिन प्रसाद पर बीजेपी ने दांव खेला है। 2014 के बाद पीएम मोदी का बालाघाट का ये दूसरा दौरा है। तो वहीं चेन्नई और आसपास की सीटों को लेकर भी बीजेपी ने खास स्ट्रेटेजी बनाई है और इसलिए प्रधानमंत्री यहां पर धुआंधार प्रचार भी करने वाले हैं। साथ ही आपको ये भी बता दें कि पीलीभीत में पीएम मोदी सुबह 11 बजे से जितिन प्रसाद के लिए प्रचार करने वाले हैं, ये जानकारी मिल रही है। बिल्कुल, देखिए, वरुण गांधी का टिकट काटकर बीजेपी ने जितिन प्रसाद को यहां से उम्मीदवार बनाया है। तो बालाघाट में पिछले 10 साल के शासनकाल में पीएम मोदी दूसरी बार जा रहे हैं। आज दोपहर 3 बजे विशाल जनसभा है, तो शाम 6 बजे चेन्नई में रोड शो है प्रधानमंत्री का। और पीएम के इस 3 राज्य के आज के दौरे में टारगेट 21 सीटों का है। पीलीभीत दौरे से रोहिलखंड की 9 सीट पर नजर है, तो वहीं बालाघाट दौरे से महाकौशल की 6 सीटों पर फोकस है। उधर चेन्नई की आसपास की 6 सीटों से भी बीजेपी को काफी उम्मीदें हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दक्षिण दौरा पहले भी लगातार होता रहा है और यह संकेत अपने आप में कि बीजेपी काफी जोर लगा रही है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, वो आपको बता दें, जम्मू कश्मीर से यह खबर है जहां शोपियां में आतंकी हमला हुआ है। आतंकियों ने गैर कश्मीरी ड्राइवर को गोली मार दी है। दिल्ली के रहने वाले परमजीत सिंह को गोली मारी गई है। घायल परमजीत सिंह श्रीनगर के अस्पताल में भर्ती है। आतंकियों की तलाश में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है।
तो शोपियां में टारगेट किलिंग की कोशिश। शोपियां के पदपावन में आतंकी वारदात हुई है। गैर कश्मीरी ड्राइवर परमजीत को गोली मारी गई। पीड़ित परमजीत सिंह दिल्ली का रहने वाला बताया जा रहा है। हमले के वक्त ऑन ड्यूटी थे परमजीत सिंह। घायल परमजीत का इलाज फिलहाल चल रहा है। आतंकी की तलाश में सर्च ऑपरेशन भी चल रहा है सुरक्षा बलों का और लगातार इस आतंकी की खोज चल रही है। और अब आपको बताते हैं कि कब कब जम्मू में टारगेट किलिंग हुई है। जानकारी है कि 7 फरवरी 2024 को श्रीनगर के हब्बा कदल में सिख समुदाय के 2 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। जी हां, 26 फरवरी 2023 को पुलवामा में कश्मीरी पंडित संजय शर्मा की हत्या हुई। 29 मई 2023 को अनंतनाग में स्थानीय निवासी दीपक कुमार की हत्या कर दी गई। वहीं 15 अक्टूबर 2022 को चौधरी गुंड में पूरन कृष्ण भट्ट को आतंकियों ने मौत के घाट उतार दिया था। अगस्त 2022 में शोपियां में बिहार के 3 प्रवासी मजदूरों को गोली मार दी गई थी। वहीं नवंबर 2022 को शोपियां में ही ग्रेनेड अटैक में बिहार के 2 मजदूरों का कत्ल कर दिया गया था। तो इस तरह की खबरें लगातार आती रही। एक बार फिर से कुछ वैसी ही कोशिश नजर आ रही है। इरफान कुरैशी हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़े हुए हैं, सीधे चलेंगे उनके पास। इरफान, सबसे पहले तो परमजीत की स्थिति कैसी है, उनकी हालत कैसी है, कैसा इलाज चल रहा है, और क्या यह माना जाए कि सिविलियंस को टारगेट करके एक बार फिर से डर पैदा करने की कोशिश की जा रही है आतंकियों के द्वारा? देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर सही कहा आपने। वो भी जो खासतौर पर नॉन लोकल है वो आतंकियों के राडार पर है। और कल परमजीत के साथ इसी तरह का हादसा जो है वो हुआ है और ये वारदात आतंकियों की तरफ से अंजाम दी गई। हरीपुरा ये इलाका है शोपियां, साउथ कश्मीर में काफ़ी हसास इलाका है शोपियां। लेकिन बीते वर्षों में हालांकि काउंटर इंसर्जेंसी के जो ऑपरेशंस थे उनमें तेजी लाई गई थी, कई आतंकियों को मारा गया था। लेकिन कुछ दिन पहले इंटेलिजेंस इनपुट भी मिला है कि आतंकी चुनाव से पहले कोई बड़ी वारदात के फिराक में है और उसके चलते कहीं ना कहीं वो टारगेट किलिंग्स पर कहीं ना कहीं कोशिश करेंगे। और कल सुरक्षा बलों ने हालांकि इस हमले के बाद तुरंत पूरे इस इलाके को कॉर्डन सर्च ऑपरेशन शुरू किया। फिलहाल हमलावरों को दर दबोचने के लिए प्रयास शुरू किए गए हैं। बड़े पैमाने पर सर्च एंड कॉर्डन ऑपरेशन जारी है। लेकिन परमजीत काफी गंभीर रूप से घायल हुए थे, उन्हें तुरंत आगे भी आप नजर बना रखिएगा। तो शोपियां में टारगेट किलिंग की कोशिश हुई है एक बार फिर से, जिसके बारे में इरफान बता रहे थे कि अभी जो घायल व्यक्ति है उसका इलाज जारी है। और वहीं अब आतंकियों ने एक बार फिर से दहशत पैदा करने के लिए इस तरीके की हरकत करना शुरू कर दिया है। सुरक्षा बल अलर्ट पर हैं। एक और बड़ी खबर है, उत्तराखंड में चर्चित बाबा तरसेम सिंह हत्याकांड के आरोपी का एनकाउंटर हो गया है। ब्रेकिंग न्यूज है, हरिद्वार पुलिस की बड़ी कार्रवाई। तरसेम सिंह की हत्या करने वाले का एनकाउंटर किया गया। आरोपी अमरजीत सिंह एनकाउंटर में ढेर। भगवानपुर इलाके में मुठभेड़ हुई है, एक आरोपी को मार गिराया गया है, दूसरा फरार है। श्री नानक मत्ता साहिब गुरुद्वारा के कार सेवा प्रमुख थे तरसेम सिंह। तो देखिए उस दौरान का सीसीटीवी फुटेज आपको दिखा रहे हैं। और हमारे साथ हमारे सहयोगी राजीव अरोड़ा फोन लाइन पर जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। राजीव, क्या जानकारी मिल रही है इस पूरी खबर पर? अभी तक क्या कार्रवाई हुई है? देखिए, जिस दिन बाबा तरसेम सिंह की हत्या हुई थी उसी दिन हमने सबसे ज्यादा एक्सक्लूसिव एक वीडियो चलाया था, जिसमें एसएसपी मंजुनाथ टीसी एक फोन पर बात कर रहे होते हैं और उन्हें ऊपर से कोई आदेश दिए जा रहे होते हैं, जिसमें एसएसपी मंजुनाथ साफ तौर पर ये कहते हैं कि इस बार ये आरोपी पकड़े नहीं जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये चीज, ये इनके जो हत्यारोपी थे इनका एनकाउंटर पहले ही स्पष्ट हो चुका था, स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी थी। लेकिन अभी फिलहाल जो है एक ही आरोपी, यानी कि जिसने बाबा के ऊपर गोलियां तड़तड़ाई थी, जिसने बाबा के ऊपर गोलियां चलाई थी, अमरजीत सिंह नाम का ये शूटर था, जिसको जो है फिलहाल हरिद्वार में जो है मुठभेड़ के दौरान जो है इसका एनकाउंटर कर दिया गया है। लेकिन अभी जो मेन जो एक और शूटर जो था इसके साथ में, वो फिलहाल अभी फरार बताया जा रहा है, जिसने अपनी लोकेशन खुद फेसबुक पर पोस्ट करके ढाका की दी थी। फिलहाल इसकी पुष्टि खुद डीजीपी उत्तराखंड अभिनव कुमार ने की है और पुलिस ने पुष्ट कर दिया है कि हाँ, इसमें एक शूटर को जो है मार दिया गया और 1 लाख रुपए का इनाम रविवार को ही उधम सिंह नगर जनपद की पुलिस ने रखा था। जी, शुक्रिया आपका इस अपडेट के लिए, इस जानकारी के लिए।